हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट लेसन, फर्स्ट लेसन है 9th क्लास का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसके बारे में पढ़ाएंगे हम आपको। तो आपने पहले से पढ़ रखा है कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस नोन एज मैटर। तो ये सिंपल हो गया। अब कोई भी मैटर है तो इसकी मेनली क्या होती है, जैसे हमारे चारों ओर 3 फॉर्म में सब्सटेंस प्रेजेंट है। फर्स्ट क्या है, कोई सॉलिड है, और सेकंड क्या होता है, कोई लिक्विड फॉर्म में हमारे चारों तरफ मैटर प्रेजेंट है, और या फिर कोई गैसियस फॉर्म में हमारे चारों ओर मैटर प्रेजेंट है। तो जो मैटर की है वो केवल 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बस यही 3 फॉर्म होती है मैटर की। ये अगर हम बात करते हैं जो फिजिकल मैटर है उसके नेचर क्या होते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मैटर की, तो क्या होता है कि जो कोई भी मैटर है वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, चाहे वो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस हो। तीनों क्या हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। अब दूसरा क्या होता है कि लिक्विड, जैसे सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तीनों में जैसे ये पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल है, इसके पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है, इसके पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है, सपोज करिए। तो जो सॉलिड के पार्टिकल हैं इनके बीच में थोड़ा कम स्पेस होता है, और लिक्विड के बीच में पार्टिकल में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा, और गैस के बीच में थोड़ा पार्टिकल में स्पेस थोड़ा और अधिक होगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, क्योंकि मोशन में भी रहते हैं और अट्रैक्ट करते हैं। तो जो पार्टिकल्स हैं उसकी 3 प्रॉपर्टी आएंगी, जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी हमारी वो होगी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। मतलब कोई भी पार्टिकल है, अगर पहली बात तो आपको पता है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अब उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा दोनों के बीच में। और दूसरी चीज क्या होती है कि इन जो पार्टिकल्स है मैटर के, ये लगातार मोशन में होंगे, स्टेशनरी पोजीशन में नहीं होंगे, मोशन में होंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 फॉर्म हो गई मैटर की। अब इसके बीच में जैसे कोई फिनोमेना हो, जैसे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है या नहीं होता है, ये आप कैसे प्रूव करोगे। तो इसके लिए सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं हम। आप लोगों ने सॉल्यूशन बनाया होगा या शरबत बनाया होगा शुगर का, तो आपने अगर वाटर लिया, वाटर को एक कंटेनर में रखा और इसमें हमने शुगर को डिजॉल्व कर दिया कुछ अमाउंट को। जब शुगर को हम डिजॉल्व कर देते हैं इसमें थोड़ी सी मात्रा में, तो शुगर पहले क्या होगा, इस तरह से नीचे सॉलिड फॉर्म में जाकर के सेटल डाउन हो जाएगी। ये शुगर है। अब जब इसको हम कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे, किससे, स्पून से, जब कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे स्पून से, तो थोड़े समय के बाद ये क्या हो जाएगी, शुगर डिसअपियर हो जाएगी। और जब शुगर डिसअपियर हो जाएगी तो इसका मतलब होगा कि जो सॉल्यूशन है, मतलब वाटर के बीच में कहीं स्पेस रहा होगा तब तो ये शुगर चली गई। तो इस फिनोमेना से ये प्रूफ होता है
कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे वहाँ वाटर पार्टिकल है तो वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। और दूसरी जो एक्टिविटी है कि इनमें स्पेस होता है या नहीं होता है, इसको करने के लिए जैसे एक आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया और उसमें कोई सॉलिड की जगह पर हमने कोई कलर सॉलिड फॉर्म में है इसी को ले लिया, तो जब इसको ले लिया तो इसमें डाल देंगे तो वो कलर क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। और कुछ देर बाद वो कलर क्या होगा, इन पार्टिकल्स के बीच में जा करके सेटल डाउन हो जाएगा और इसका कलर भी क्या है, चेंज कर देगा और प्लस वो कलर सॉलिड फॉर्म से डिसअपियर हो जाएगा। तो इससे ये क्लियर होता है इन दोनों एक्टिविटी से कि जो सॉलिड मतलब पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, इसको आप कैसे प्रूव करोगे? तो आपने एक बीकर में थोड़ा सा वाटर पूरा फिल है, सपोज करिए ये वाटर है, इसमें आपने ड्रॉपर से एक बूंद इंक डाल दी, तो ये क्या होगी, तेजी से आप इसका मोशन देख सकते हैं। तेजी से किस तरह से ये पूरे में उस वो जो एक इंक है, एक बूंद पानी की मतलब सॉरी एक बूंद है इंक की, वो कैसे इस पूरे वाटर में क्या कर रही है, फैल रही है, तो आप उसको देख सकते हैं। इस फिनोमेना से ये क्लियर होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं। क्लियर? अब तीसरी जो हमारा पॉइंट था वो क्या था कि जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को। इसके लिए भी एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप दूध को ले लीजिए, फिल है बीकर में, अब दूध या कोई भी मटेरियल है लिक्विड फॉर्म में, अब इसमें आप क्या करिए, एक बड़ा सा लकड़ी के टुकड़े से इसको सेपरेट कर दीजिए, तो ये दोनों सेपरेट हो गए। पर जैसे ही आप इसको हटाएंगे इस गुटके को, मतलब इस जो ये चीज है, मतलब लकड़ी का जो ये हमारा वुड है, वुड का जो टुकड़ा है, इसको जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे ये सारे पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। इससे ये क्लियर होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैटर तीन फॉर्म में पाया जाता है। मैटर तो आप समझ ही गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड क्या होती है, जैसे फर्स्ट हेडिंग है हमारी सॉलिड, तो सॉलिड क्या होता है कि स्टेट ऑफ मैटर विच हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम नोन एज सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वुड का टुकड़ा लें, पीस ऑफ वुड, तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो भी फिक्स रहेगा, प्लस उसका जो शेप है वो भी फिक्स ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। चाहे वो वुड का पीस है या फिर आयरन का पीस है या फिर सिंपल सा एग्जांपल है, और ये कोयले का एक टुकड़ा है, तो ये इनका जो पीस मतलब ये तीनों क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड फॉर्म में जब कोई मैटर होगा तो इनके वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स होंगे। दूसरी जो फॉर्म होती है हमारी वो लिक्विड होती है। लिक्विड क्या है, स्टेट ऑफ मैटर विच है फिक्स वॉल्यूम बट नॉट ए फिक्स शेप। शेप क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं
जो आप देखते हो, हम पेट्रोल भराने जाते हैं, पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में होता है, टैंक में रहता है। तो टैंक जनरली मेरे ख्याल से सिलेंड्रिकल शेप में होता होगा पेट्रोल पंप में, और उसमें जो पेट्रोल है जब पाइप में आता है तब भी शेप चेंज हो गया, लेकिन है सिलेंड्रिकल शेप में ही। लेकिन जो हमारी टंकी का शेप है, ना वो सिलेंडर होता है ना वो क्यूबिकल होता है, वो कुछ अलग ही शेप होता है और हर समय शेप चेंज करता रहता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू उसके अंदर फ्यूल कितना प्रेजेंट है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो लिक्विड है उसकी शेप और जो साइज है, शेप और वॉल्यूम दोनों, मतलब शेप तो चेंज होता रहता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे 1 लीटर पेट्रोल है तो वो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे वो नीचे टैंक में रहे या फिर वो ऊपर हमारी टंकी में रहे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हम मिल्क का यूज करते हैं। मिल्क आता है जो घरों में जनरली पैकेट या फिर किसी कंटेनर में आता है, उससे वो निकल करके किस में जाता है, भगोने में। तो भगोने का शेप हो गया, और भगोने से निकल करके या तो कप में जाएगा या ग्लास में जाएगा, तो वो ग्लास के शेप में हो गया। और जब हमने उसको पी लिया तो वो हमारे विंड पाइप से होता हुआ स्टमक के शेप में कवर हो जाता है। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि इसका वॉल्यूम तो फिक्स होगा लेकिन शेप डज नॉट फिक्स। अब तीसरा फॉर्म जो होती है स्टेट ऑफ मैटर की, वो होती है गैस। गैस क्या होती है? स्टेट ऑफ मैटर विच हैव फिक्स वॉल्यूम, स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नाइदर फिक्स वॉल्यूम एंड नॉर फिक्स शेप। मतलब ना तो उसका वॉल्यूम ही फिक्स होगा और ना ही उसका शेप फिक्स होगा, उसे कहते हैं गैसियस स्टेट। अब जैसे ये है, तो किसी परफ्यूम की एक शीशी लाई, उसमें परफ्यूम फिल है सपोज करिए। अब जब तक वो परफ्यूम शीशी में है उसका वॉल्यूम छोटी शीशी के बराबर है और उसी शेप में है। उसमें से आपने 2-4 स्प्रे मारे, 2-4 बूंद या ज़्यादा 1 ml 2 ml, तो वो पूरे कमरे में जिस आप प्रेजेंट होंगे उस पूरे कमरे का शेप भी गेन कर लेगी और वॉल्यूम भी गेन कर लेगी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो हमारी गैस होती है उसका ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप फिक्स है। अब बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्या तीनों में डिफरेंस होता है? सबसे पहले यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर लिक्विड और यहाँ पर गैस। डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। यहां पर फिक्स वॉल्यूम बट डज नॉट फिक्स शेप। और यहां पर क्या होगा? नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। नाइदर फिक्स शेप और नॉर फिक्स वॉल्यूम। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो जो सॉलिड होता है इसके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत मिनिमम होता है। तो क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन सॉलिड इज
मिनिमम। और यहां पर क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन लिक्विड इज मोर देन सॉलिड। और यहां पर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लीस्ट। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज लेस देन लीस्ट देन सॉलिड एंड लिक्विड। अब जो तीसरा पॉइंट होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मैक्सिमम। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मैक्सिमम। और यहां पर क्या होगा, डेंसिटी इज लेस देन, डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड। एक्सेप्शन में आता है हमारा वाटर। वाटर की जो सॉलिड फॉर्म होती है वो होती है आइस, और आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। तो सिर्फ एक्सेप्शन फॉर्म में वाटर की जो आइस है, और जो इसमें गैस होगी इसकी डेंसिटी मिनिमम होती है। गैस हैज मिनिमम डेंसिटी। अब फोर्थ में क्या होता है कि जो सॉलिड है वो डज नॉट फ्लो। सॉलिड डज नॉट फ्लो। इट मीन्स exert all pressure, all force on the bottom, and liquid can flow from high level to low level. अब जो फोर्थ पॉइंट है उसका गैस में फोर्थ पॉइंट क्या होगा, गैस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में गैस फ्लो। और हमारा पांचवा पॉइंट है, जो सॉलिड है अगर उसको हम प्रेस करेंगे तो इसमें शेप में जल्दी चेंज नहीं होता। तो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड की वो मिनिमम होती है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज मिनिमम। और जो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड है मोर देन सॉलिड। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड। और जो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज मैक्सिमम। अब जो चौथा पॉइंट है हमारा, वो है जो सॉलिड है डज नॉट डिफ्यूज इजिली। और इधर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड। और जो गैस है, गैस है मैक्सिमम
डिफ्यूजन रेट, मतलब ये बहुत तेजी से डिफ्यूज हो जाती है, मतलब कि बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। अब क्वेश्चन होता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन फॉर्म में मैटर है, क्या ये तीनों आपस में चेंज होती हैं? तो आंसर होगा यस। सॉलिड को जब भी हम हीट करें, जैसे कोई सॉलिड चीज है, इसको हमने हीट कर दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? फ्यूजन। मतलब सॉलिड को जब भी हम टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और प्रोसेस कहलाएगी फ्यूजन। अब अगर हम बात करते हैं गैस की, गैस को अगर हम लिक्विड को अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूअसली हीट देते रहते हैं तो जो हीट होती है वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर पाती है जब तक कि ये पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो जो हम एनर्जी दे रहे होते हैं वो एनर्जी कहाँ यूज होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। तो इसका क्या होगा? जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो वो मेंटेन हो, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और फ्यूजन पहले ही बता चुका हूँ, जो प्रोसेस होती है सॉलिड टू लिक्विड, मतलब चेंज होने की प्रोसेस, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। अब अगर लिक्विड से सॉलिड में वापस होने लगी चेंज तो इस प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। और इसकी इस तरह से लिख सकते हैं SOLIDIFICATION। ये हो गया सॉलिडिफिकेशन। और सॉलिड टू लिक्विड होगा तो ये कहलाएगा फ्यूजन। अब बात करते हैं हम, जो स्टेट ऑफ मैटर है वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? तो जब भी हम सपोज करिए ये है लिक्विड और ये रहा गैस, तो इसको जब टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होगा? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस कहलाएगी वेपराइजेशन। और गैस को जब आप थोड़ा सा हीट कम करेंगे, मतलब ठंडा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहेंगे कंडेंसेशन। तो ये प्रोसेस हो गई कंडेंसेशन और ये प्रोसेस हो गई वेपराइजेशन। अब इसमें भी अगर आप किसी लिक्विड को हीट देते रहेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होता रहेगा, लेकिन तब तक उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा जब तक कि पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो जो हीट देते हैं वो लेटेंट हीट में यूज हो जाती है और इसको हम कहते क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो क्या होती है कि अगर अब जो हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, जो अमाउंट हम देंगे हीट, वो रिक्वायर्ड होगी 1 kg लिक्विड को गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए, गैस फॉर्म में
एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट रहना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, जो 3 फॉर्म थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें सॉलिड से लिक्विड हमने चेंज कर दिया और लिक्विड से गैस चेंज कर दिया। अब क्या गैस से सॉलिड या गैस से लिक्विड, गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस पॉसिबल है? तो आंसर होगा हमारा यस। तो अब क्या हम बताएंगे कि एक होती है प्रोसेस सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? व्हेन एनी सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड मैटर है, उसको अगर हम हीट करते हैं, तो जब हीट करेंगे तो वो क्या होगा, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस फॉर्म में, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। और जो ये सब्लिमेशन होती है, सब्लिमेशन क्या होता है? व्हेन एनी सॉलिड इज हीटेड, इट चेंज इनटू डायरेक्टली गैसियस स्टेट, डज नॉट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। और ये जो सब्सटेंस होते हैं ये सब्लिमेट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, आयोडीन, नेप्थलीन बॉल्स एंड अमोनियम क्लोराइड। अब होता क्या है, जैसे कोई सॉलिड है, सपोज करो यहाँ पर हमने कैम्फर लिया, कैम्फर को हीट कर दिया, तो ये डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में। या आप घरों में नेप्थलीन बॉल जो कपड़ों में रखते हैं, उसका कोई लिक्विड नहीं रह जाता है कपड़ों पे, अगर वो प्योर फॉर्म में नेप्थलीन बॉल है। तो सिंपल सा एग्जांपल है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसको कहेंगे सब्लिमेशन। अब अगर इस जो चेंज हुआ है सॉलिड से गैसियस फॉर्म में, कैम्फर या नेप्थलीन बॉल, अगर उसको किसी तरह हम ठंडा कर दें तो वापस वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, इसको कहते हैं डिपोजिशन। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस को, तीनों को अगर हम एक साथ स्टडी करें तो क्या बन कर आएगा, जैसे ये है हमारा सॉलिड और ये है हमारा गैस और ये है हमारा लिक्विड। तो सॉलिड को जब हमने हीट किया तो ये क्या हुई प्रोसेस, फ्यूजन। और लिक्विड को जब हमने ठंडा किया तो प्रोसेस क्या, जब लिक्विड को हमने गर्म किया तो ये हुआ वेपराइजेशन। और अगर हमने गैस को ठंडा किया तो ये हो गया कंडेंसेशन। अब तीसरी जो प्रोसेस होती है, अगर सॉलिड को हमने हीट किया तो ये कहलाएगा सब्लिमेशन। और अगर गैस को हमने ठंडा किया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो ये कहलाएगा डिपोजिशन। इस तरह से ये फिनोमेना कंटिन्यूअसली हो जाती है, इसको कहते हैं इंटरचेंज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कभी कभी आपने एक फिनोमेना देखी होगी, सभी जनरली देखते हैं कि हम कपड़े सुखाते हैं या फिर कोई भी चीज जो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है लिक्विड में, और कुछ समय बाद वो उस बर्तन से गायब हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है
कि जब बिलो देन बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब इस प्रोसेस में होगा क्या, जैसे आप कपड़े फैलाते हो, कभी भी हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहता है, लेकिन हमारे कपड़े क्या हैं, सूख जाते हैं। तो कौन सी प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या है कि बिलो देन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन एनी लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट नोन एज इवेपोरेशन। अब डिफरेंस आता है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या होगा, इधर लिखेंगे इवेपोरेशन और इधर लिखेंगे वेपराइजेशन, और बीच में हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। और पहला पॉइंट होगा जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन अकर एट बिलो देन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कभी भी बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड नहीं पहुंचता। और यहां क्या होगा, इवेपोरेशन वेपराइजेशन occur at boiling point। और जो हमारा दूसरा है, इवेपोरेशन occur at below the boiling point, वेपराइजेशन occur at, ये होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब इवेपोरेशन occur at evaporation occur only outer surface of the liquid। और यहां पर क्या होगा, वेपराइजेशन occur at in whole liquid। और यहां पर क्या हो जाएगा, जो हमारा इवेपोरेशन है ये स्लो प्रोसेस है, इवेपोरेशन इज स्लो प्रोसेस और वेपराइजेशन फास्ट प्रोसेस है अगर हम कंपेयर करें इवेपोरेशन से। तो वेपराइजेशन क्या होगा, इज फास्ट प्रोसेस कंपेयर टू इवेपोरेशन। अब यहां पर जो चौथा पॉइंट है कि जो इवेपोरेशन है वो हमारा डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर। और वेपराइजेशन है डज नॉट डिपेंड अपॉन vaporization does not depend on physical factor। अब फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं, फिजिकल फैक्टर है जैसे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, या फिर हवा तेज चल रही है मतलब विंड वेलोसिटी, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मतलब टेम्परेचर हो गया, और विंड वेलोसिटी मतलब बहुत तेज हवा चल रही है या बहुत कम है या कोल्ड है। तो टेम्परेचर
विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें हो गई फिजिकल फैक्टर की। और सरफेस एरिया, मतलब अगर हमने किसी बड़े बर्तन में रखा है या कपड़े जैसे हमने फैलाए हैं, अच्छी तरह से फैला रखा है तो जल्दी सूखेंगे, नहीं फैला रखा है अच्छे से तो नहीं सूखेंगे। या जैसे हमने किसी बड़े बर्तन में किसी चीज़ को फैला दिया तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, इवेपोरेशन तेजी से होगा। अब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉन्टिन्यूसली मूविंग, तो उसमें एक पॉइंट ये आएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो जो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है वो उसकी वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी उसमें क्रिएट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपको पता है, हाफ mv स्क्वायर। तो मतलब जिस पार्टिकल में वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब वेलोसिटी क्या होगी, जैसे सॉलिड है तो सॉलिड में क्या होगा, पार्टिकल्स में कम से कम मूव कर रहे होंगे। लिक्विड में क्या है, थोड़ा उससे ज़्यादा मूव कर रहे होंगे। और गैसियस में क्या है, थोड़ा उससे और अधिक ज़्यादा मूव कर रहे होंगे। अब अगर किसी को टेम्परेचर हम बढ़ा दें, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो या फिर गैसियस फॉर्म में हो, तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो उसके पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और वो इजीली डिफ्यूज हो सकेंगे कहीं भी। तो एक ये भी प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी, मतलब जिस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कम से कम समय में इजीली कवर कर लेगा। और इसका एक जो क्वेश्चन होता है कि अगर कोई कोल्ड फूड है, हॉट सिजलिंग फूड होता है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर अवे फ्रॉम अवे बट यू गो टू क्लोज स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव गो टू क्लोज। मतलब अगर हमें किसी ठंडे फूड में कहीं खाना बन रहा होता है कोई भी, तो उसकी स्मेल हमें कितने भी मीटर दूर से पता चल जाती है। तो उसका रीजन यही है कि जब भोजन बन रहा होता है तो उसका टेम्परेचर अधिक होगा। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो उसमें क्या होगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की ज़्यादा होगी, तो वो सेवरल मीटर की जो डिस्टेंस है वो इजीली कवर कर लेंगे कंपेयर टू कोल्ड फूड। तो इसीलिए हमें जो हॉट सीजलिंग फूड की स्मेल होती है वो सेवरल मीटर अवे से अपीयर हो जाती है, लेकिन अगर कोल्ड फूड है तो हमें उसके क्लोज जा करके उसकी स्मेल फील होती है। और हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्या है कि सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। मतलब क्या कोई एक ऐसा मेथड है कि हम एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई में, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो गैसियस फॉर्म है उसके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा सिंपल सा तरीका यही होगा कि हम किसी तरह से इसमें एनर्जी को कम कर दें। तो एनर्जी कम करने के लिए तरीका क्या है, रिड्यूसिंग टेम्परेचर। और जब रिड्यूस कर देंगे टेम्परेचर तो फिर क्या कर दें, उसके ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। तो क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कि जब भी हम हाउ डज इवेपोरेशन, जहां भी इवेपोरेशन होता है तो वो कूलिंग काज करता है। कूलिंग क्यों काज करता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की या फिर कोई इस तरह का जो कि हमारी पेट्रोल को हम अपनी पाँव पे रखते हैं, हथेली पे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो वो हमारी बॉडी से हीट लेकर के कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस फॉर्म में। तो हमारी जो हथेली है वो हमको क्या लगेगी, ठंडी लगेगी, क्योंकि उसने हमारे से हीट
एब्जॉर्ब कर ली है। दूसरा एग्जांपल है कि गर्मियों में जब हमें पसीना आता है तो पसीने से क्या होता है, हमारी बॉडी से हीट लेकर के वो पसीना गैसियस फॉर्म में एवापोरेशन के द्वारा चला जाएगा, और उसके बाद तो बॉडी से हीट लेकर के वो इवेपोरेट हो गया है वाटर। अब वो जो पसीना है चाहे इवेपोरेट हो गया है तो वो हमें क्या करेगा, कूलिंग कॉज करेगा। इसीलिए जब तो वो हमें क्या होते हैं, पसीना आने के बाद थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट दे। अब जैसे मैटर है तो मैटर की 3 फॉर्म हमने पढ़ी, लेकिन जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो इसकी 2 न्यू फॉर्म और बताते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट 2 न्यू फॉर्म क्या है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को दिया था बोस और आइंस्टीन ने। और प्लाज्मा में क्या होता है, ये सुपर जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं इसमें, उस प्लाज्मा में इसमें होता क्या है कि जैसे जो हमारा सन है या स्टार है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पता है, उनकी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है उनके पास। तो इसमें जब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल होंगे तब इस 5th फॉर्म जो मैटर है उसका फॉर्मेशन होगा, उसको हम कहेंगे प्लाज्मा। जो नियॉन के बल्ब हैं या फिर CFC, ये सब हमारे प्लाज्मा के एग्जाम्पल हैं। और जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है वो क्या है कि जब एक्सट्रीमली कूलिंग करते हैं, इसको बोस और आइंस्टीन ने मिल करके दिया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसमें क्या होता है कि जब हम एक्सट्रीमली कोल्ड करते हैं, मतलब 1/100,000 इतना कोल्ड कर देंगे, तब जो स्टेट मिलेगी हमें वो कहलाएगी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसी को हम कहते हैं। तो ये हमारा जो मैटर इन सराउंडिंग्स है यहीं पर कंप्लीट होता है। और जो इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो उसको मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा आगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।